हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। यूपीएससी प्रिपरेशन ओनली चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग मार्च मंथ का जो प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन है इसके करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। आप लोगों का कोई सा भी एग्ज़ाम है, आप ज़रूर इस वीडियो को और इससे पिछले एक साल का जो प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन है इसको ज़रूर आप कवर करके जाइए। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट इससे होने वाला है। तो चलिए, यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है मार्च मंथ का पीडी है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहा है कि जो अभी हाल फिलहाल में 77वां गणतंत्र दिवस समारोह जो हुआ है 2026 में, इसके मुख्य अतिथि कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की जो अध्यक्षा थी उर्सुला वॉन डेर लेयन। तो यूरोपीय परिषद, यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष थे एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय कमीशन जो है, यूरोपियन कमीशन, उसकी जो अध्यक्ष थी उर्सुला वॉन डेर लेयन, ये इस बार के मुख्य अतिथि थे 77वें गणतंत्र दिवस समारोह पर। और जो 76वां गणतंत्र दिवस समारोह था उसमें इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे मुख्य अतिथि, तो इसको आप ध्यान में रखिए। देखिए, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि 26 जनवरी 2026 को 77वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। मुख्य अतिथि यूरोपीय परिषद यानी कि यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग यानी कि यूरोपियन कमीशन की जो अध्यक्ष थी उर्सुला वॉन डेर लेयन, ये दोनों इस बार के मुख्य अतिथि थे। और इस बार का जो मुख्य थीम है, वो मुख्य थीम क्या है? वंदे मातरम के 150 वर्ष। वंदे मातरम के 150 वर्ष, ये इस बार का थीम था। तो कुल मिला के हम लोग ये देखिए, अब देखिए इसमें जो टोटल झांकियों की संख्या थी वो 30 झांकियाँ इसमें शामिल किया गया था, जिसमें 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की ये 30 झांकियाँ थी। टोटल 17 राज्य का शामिल इसमें हुआ था। और टोटल मंत्रालयों की संख्या 13 मंत्रालयों का जो झांकी है इस बार प्रदर्शित किया गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि 77वें गणतंत्र दिवस परेड 2026 में निर्णायकों के निर्णय के आधार पर सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ता किसे मिला? तो देखिए यहाँ पर आपको इसका सही जवाब भारतीय नौसेना और दिल्ली पुलिस है। तो इसको थोड़ा सा आप यहाँ पर देखिए, इस बार का जो पुरस्कार था इसको 2 श्रेणियों में विभाजित कर दिया था। एक श्रेणी था निर्णायकों के निर्णय के आधार पर और दूसरा श्रेणी था नागरिकों की पसंद के आधार पर। यानी कि इस दोनों कैटेगरी में अलग अलग जो है पुरस्कार दिया गया। तो जो सरकार की तरफ से जो ऑफिशियल वर्जन था वो ये है, निर्णायकों के निर्णय के आधार पर। तो देखिए यहाँ पर दिया है कि निर्णायकों के निर्णय के आधार पर तीनों सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ता का पुरस्कार जो है भारतीय नौसेना को मिला है। तो आप भारतीय नौसेना जरूर याद रखिए, इसको सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ता का पुरस्कार मिला। उसके बाद अर्धसैनिक बलों में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ता का पुरस्कार जो है दिल्ली पुलिस को मिला है। तो भारतीय नौसेना और दिल्ली पुलिस। तो आपका जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन को देखिए, 77वें गणतंत्र दिवस परेड 2026 में निर्णायकों के निर्णय के आधार पर सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ता का पुरस्कार किसको मिला? तो भारतीय नौसेना को भी मिला और दिल्ली पुलिस को भी मिला अपने अपने कैटेगरी में। यानी कि जो तीनों निर्णायकों के निर्णय के आधार पर तीनों सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ता का पुरस्कार नौसेना को मिला और अर्धसैनिक बलों के कैटेगरी में जो है मार्चिंग दस्ता का पुरस्कार जो है दिल्ली पुलिस को मिला। अब देखिए, निर्णायकों के निर्णय के आधार पर सर्वश्रेष्ठ झांकी जो है महाराष्ट्र को मिला है गणेशोत्सव के प्रदर्शन के लिए। तो आपको जो सरकार की तरफ से ऑफिशियल वर्जन, ऑफिशियल तरीके से जिसको घोषित किया गया है वो महाराष्ट्र, जिसमें पहला झांकी यानी कि सर्वश्रेष्ठ झांकी महाराष्ट्र का। 2 नंबर पर जम्मू कश्मीर है और तीसरे नंबर पर केरल है। और केंद्रीय मंत्रालय के मामले में सर्वश्रेष्ठ झांकी अगर पूछा जाए तो संस्कृति मंत्रालय जो है इसको सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है, इसके झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार। और विशेष पुरस्कार केंद्रीय लोक निर्माण विभाग को भी मिला है। अब देखिए, नागरिकों के पसंद के आधार पर राज्यों में सर्वश्रेष्ठ झांकी गुजरात का है। आपको अगर पूछेगा निर्णायकों के निर्णय के आधार पर सर्वश्रेष्ठ झांकी किस राज्य का, तो महाराष्ट्र का। और नागरिकों की पसंद के आधार पर राज्यों में सर्वश्रेष्ठ झांकी किसका था, तो गुजरात का था। तो आप महाराष्ट्र और गुजरात दोनों आप याद रख लीजिए। अब देखिए, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय का नया लोगो और शुभंकर कब जारी किया गया? तो आपको ये डेट शायद ना ही पूछे, लेकिन ये पूछ सकता है कि अभी हाल फिलहाल में किस मंत्रालय के द्वारा जो है नया लोगो और शुभंकर जारी किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1 जनवरी 2026 को। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2026 को सांख्यिकी एवं क्रियान्वयन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन MOSPI का नया लोगो और शुभंकर जारी किया है। नया लोगो और शुभंकर जारी हुआ है इसका। नए लोगों में अशोक चक्र
जो सत्य, पारदर्शिता और सुशासन का प्रतीक है, और रुपया चिन्ह यानी कि अशोक चक्र का भी जिक्र है और रुपया चिन्ह का भी जिक्र है। आर्थिक नियोजन और नीति निर्माण का प्रतीक है ये रुपया, इसको शामिल किया गया, यानी कि अशोक चक्र को शामिल किया गया है और रुपया को शामिल किया गया है। लोगों में केसरिया, सफ़ेद, हरा और गहरा नीला 4 रंगों का प्रयोग किया गया है। केसरिया, सफ़ेद, हरा और गहरा नीला। और शुभंकर जो था उसका नाम सांख्यिकी रखा गया है। सांख्यिकी, इस बार का जो शुभंकर है इसका, इस मंत्रालय का, उसका नाम सांख्यिकी ही रखा गया है। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पर आधार का नया शुभंकर उदय कब जारी किया गया। जो आधार है इसका नया शुभंकर है उदय, इसको कब जारी किया गया, तो ये जारी हुआ है 8 जनवरी 2026 को। देखिए दिया हुआ है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI, इसने 8 जनवरी 2026 को आधार का नया शुभंकर उदय जारी किया। उदय की स्थापना 2009 में हुई थी, यानी कि जो ये UIDAI जो है इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। इसको थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ, ठीक है। और 2016 में आधार एक्ट 2016 के तहत इसे वैधानिक दर्जा मिल गया। तो यानी कि UIDAI जो है इसको अब स्टैट्यूटरी दर्जा मिल गया है। इसके वर्तमान अध्यक्ष नीलकंठ मिश्र हैं। UIDAI के वर्तमान अध्यक्ष जो हैं नीलकंठ मिश्र हैं, और पहले अध्यक्ष नंदन नीलकंठ नीलेकनी थे। नंदन नीलकंठ नीलेकनी इसके फर्स्ट अध्यक्ष थे। और ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर सागर मैत्री मिशन के अंतर्गत कौन सा पोत कोच्चि से रवाना अभी हाल फिलहाल में किया गया है। तो सागर मैत्री मिशन के अंतर्गत जो है अभी हाल फिलहाल में INS सागर ध्वनि को रवाना किया गया है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि सागर मैत्री मिशन का मुख्य उद्देश्य हिंद महासागरीय क्षेत्र के देशों के साथ समुद्री वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देना। सागर मैत्री मिशन का क्या मुख्य उद्देश्य है, हिंद महासागरीय जो भी देश है उसके साथ समुद्री वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देना। इस मिशन में कुल 8 देश शामिल हैं, जिसमें ओमान, मालदीव, श्रीलंका, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और म्यांमार है। ये 8 देश इसमें शामिल है। भारत सरकार ने INS सागर ध्वनि को कोच्चि बंदरगाह से रवाना किया। INS सागर ध्वनि को 1994 ईस्वी में भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया था। चलिए उसके बाद देखिए लोकायन 2026 अभियान जो भी हाल फिलहाल में है, इसके तहत कौन सा पोत रवाना किया गया। तो लोकायन 2026 अभियान, इसके तहत INS सुदर्शनी को जो है रवाना किया गया है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि लोकायन 26 अभियान एक वैश्विक समुद्री मैत्री अभियान है। इसके तहत INS सुदर्शनी को कोच्चि बंदरगाह से रवाना किया गया। यह अभियान 10 महीने की यात्रा में 22,000 नॉटिकल मील की दूरी तय करेगा और 13 देशों का दौरा भी करेगा। इसमें फ्रांस के स्केल ए सेट समुद्री महोत्सव, यानी फ्रांस में एक स्केल ए सेट समुद्री महोत्सव होने वाला है, उसमें ये आयोजन करेगा। और अमेरिका का जो 250वां स्वतंत्रता दिवस है उसमें उसके अंतर्राष्ट्रीय परेड ऑफ सेल्स में भी ये भागीदार होगा। तो ये था INS सुदर्शनी। तो देखिए इसको 2012 में भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया था और इसका निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया। यह भारतीय नौसेना का दूसरा नौकायान पोत है। नेक्स्ट देखिए INSV कौंडिन्य की पहली विदेश यात्रा कहाँ हुई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ओमान। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है INSV कौंडिन्य पूरी तरह से लकड़ी से निर्मित पाल विधि वाला जहाज है। इसका निर्माण अजंता गुफा में चित्रित एक पोत के आधार पर किया गया। उसके बाद देखिए इससे भारतीय नौसेना में 21 मार्च 2025 को शामिल किया गया। इसकी पहली विदेश यात्रा ओमान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसरो का 2026 का पहला मिशन कब और किस रॉकेट से असफल हुआ। तो इसरो का जो है 2026 का पहला मिशन असफल हो गया। तो ये 12 जनवरी 2026 को लॉन्च किया गया था PSLV C62 के द्वारा। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि इसरो का 2026 का पहला मिशन 12 जनवरी 2026 को PSLV C62 रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया था, जो कि असफल रहा। इस मिशन में कुल 16 उपग्रह प्रक्षेपित किए जाने थे। यह 2025 के बाद लगातार दूसरा वर्ष था जब इसरो का नए वर्ष का पहला मिशन असफल हुआ। अब देखिए तेजस हल्के लड़ाकू विमान की पहली उड़ान इसका जो 25वां वर्ष है कब पूरा हुआ। तो 4 जनवरी 2026 को, यानी कि तेजस जो हल्का लड़ाकू विमान है उसकी पहली उड़ान का 25 साल पूरा हो गया है। तो ये किस दिन पूरा हुआ। तो 4 जनवरी 2026 को। देखिए यहाँ पर दिया है कि 4 जनवरी 2026 को स्वदेश निर्मित हल्के लड़ाकू विमान तेजस यानी कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LAC की पहली उड़ान का 25वां वर्ष पूरा हो गया है। पहली उड़ान 4 जनवरी 2001 को कर्नाटक के बंगलुरु से हुई थी। उड़ान पायलट विंग कमांडर राजीव कोठियाल थे।
इससे पहले इसका नाम जो है ना LAC था। 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने इसका नाम बदलकर तेजस कर दिया था। तो ये LAC जो है इससे नाम तेजस कब हुआ? 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के द्वारा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, ICGS समुद्र प्रताप कब और किस उद्देश्य से कमीशन किया गया? ये क्वेश्चन है, ICGS समुद्र प्रताप कब और किस उद्देश्य से कमीशन किया गया? तो इसका सही जवाब है बी, यानी कि 5 जनवरी 2026 को कमीशन हुआ। भारत का पहला स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत है ये। देखिए दिया हुआ है कि ICGS समुद्र प्रताप भारत का पहला स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत है। ICGS समुद्र प्रताप जो है भारत का पहला स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत है। इसे 5 जनवरी 2026 को कमीशन किया गया। इसका निर्माण गोवा शिप यार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया। यह भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड ICG का अब तक का सबसे बड़ा जहाज भी है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, देश की पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन का परिचालन कब और किस रूट पे शुरू हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, 17 जनवरी 2026 को गुवाहाटी हावड़ा रूट पर। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि देश की पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन का परिचालन जो है 17 जनवरी 2026 को गुवाहाटी हावड़ा रेल मार्ग पर शुरू किया गया। पहली वंदे भारत ट्रेन 15 फरवरी 2019 को दिल्ली वाराणसी के बीच चलाई गई थी। तो पहली जो वंदे भारत ट्रेन है वो 15 फरवरी 2019 को चलाई गई थी और अब जो है इसका स्लीपर वर्जन शुरू हुआ है 17 जनवरी 2026 से गुवाहाटी हावड़ा रेल मार्ग पर। उसके बाद देखिए अटल पेंशन योजना, इसकी जो अवधि है ये कितने वर्ष बढ़ा दी गई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? बी, 2030-31 तक। देखिए दिया है कि अटल पेंशन योजना जो है 2015 में इसको शुरू किया गया था। 18 साल से 40 वर्ष के गैर आयकरदाता जो टैक्स नहीं देते हैं उनको इनमें शामिल किया गया था इस योजना में। 60 वर्ष की आयु के बाद 1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक मासिक पेंशन इसमें मिलना है और केंद्र सरकार ने इस योजना की अवधि 2030 और 31 तक बढ़ा दिया है। अब देखिए बिहार में सरस मेला 2026 का थीम क्या था? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा हुनरमंद हाथों से सजदा बिहार। देखिए यहाँ पर है बिहार सरस मेला पटना के गांधी मैदान में आयोजित हुआ। इसका थीम क्या था? हुनरमंद हाथों से सजदा बिहार, ये इस बार का थीम था। नेक्स्ट देखिए जस्टिस संगम कुमार साहू को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पटना उच्च न्यायालय। देखिए यहाँ पर दिया है कि जस्टिस संगम कुमार साहू हाल ही में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए। इससे पहले वे उड़ीसा उच्च न्यायालय में न्यायाधीश थे। अब मैं यहाँ पॉज करके एक बार ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो ठीक है, गूगल सर्च में किया तो इसमें 47वें नंबर के ये चीफ जस्टिस हैं पटना उच्च न्यायालय के, 47वें। और ये जो शपथ लिए हैं 7 जनवरी 2026 को ये शपथ ग्रहण किए हैं। तो जस्टिस संगम कुमार साहू 47वें मुख्य न्यायाधीश हैं पटना उच्च न्यायालय के। इससे पहले ये उड़ीसा उच्च न्यायालय में थे। अब देखिए यहाँ पर जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की भारत यात्रा भी हाल फिलहाल में हुई है। तो ये किस उद्देश्य से हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? ये जो बी नंबर है यही इसका सही जवाब है। भारत जर्मनी रणनीतिक साझेदार के 25 वर्ष और राजनयिक संबंध के 75 वर्ष पूरे होने के उत्सव पर। तो देखिए यहाँ पर जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, याद रखिए जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज हैं जिनकी अभी भारत की यात्रा हुई है। 2025 में भारत जर्मनी रणनीतिक साझेदारी के 25 वर्ष पूरे हुए। भारत जर्मनी रणनीतिक साझेदारी के 25 वर्ष पूरे हो गए हैं और 2026 में राजनयिक संबंध जब भी पहली बार स्थापित हुआ था उसका 75 वर्ष अभी हाल फिलहाल में पूरा हुआ। उन्होंने गुजरात के गांधीनगर में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव में भाग लिया। उन्होंने अहमदाबाद की भी यात्रा की, गांधीनगर की भी यात्रा की और बंगलुरु की भी यात्रा की। उसके बाद देखिए संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की भारत यात्रा कब हुई? तो UAE के जो राष्ट्रपति थे उनकी यात्रा भी हाल फिलहाल में 19 जनवरी 2026 को हुई है। बहुत ही कुछ घंटों के लिए आए थे। तो संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की भारत यात्रा 19 जनवरी 2026 को हुई। यह उनकी राष्ट्रपति के रूप में तीसरी भारत यात्रा थी। 2022 में भारत UAE के बीच जो है ना कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ है CEPA और इसका लक्ष्य जो है 2025 तक जो है द्विपक्षीय व्यापार को $200 अरब तक पहुंचाना है। 2024 में द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर हुआ था। अबू धाबी में हाउस ऑफ इंडिया की स्थापना का निर्णय लिया गया है इसी में। अब देखिए यहाँ पर 17वें नंबर का क्वेश्चन है कि ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व किस देश के विरुद्ध चलाया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वेनेजुएला। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि वेनेजुएला की राजधानी जो है ये काराकस है। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के तहत अमेरिका ने 3 जनवरी 2026 को
वेनेजुएला पर हमला किया। ये डेट आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट बन जाएगा किसी भी एग्ज़ाम के लिए। ये 3 जनवरी 2026 को वेनेजुएला पर हमला किया। वेनेजुएला के राष्ट्रपति थे निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को वहाँ से गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर ड्रग्स तस्करी का मामला चलाया जा रहा है। वेनेजुएला की सुप्रीम कोर्ट ने उपराष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्ज को अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त किया है। तो ये जो डेल्सी रॉड्रिग्ज है ये अब वहाँ की अंतरिम राष्ट्रपति बनी है, जो कि पहले उपराष्ट्रपति थे। अब देखिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत की रैंकिंग क्या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 80। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 वाली रैंकिंग में देखिए हेनले पासपोर्ट पार्टनर्स द्वारा जारी वैश्विक पासपोर्ट रैंकिंग 2026 में कुल 199 देशों को शामिल किया गया, जिसमें फर्स्ट रैंक सिंगापुर का है। पहले रैंक पर सिंगापुर और द्वितीय स्थान पर जापान और दक्षिण कोरिया संयुक्त रूप से हैं। तो सिंगापुर सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको आप जरूर याद रखिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। और भारत का जो रैंक है 80वां स्थान है और भारत 55 देशों की वीज़ा रहित यात्रा कर सकता है और सबसे लास्ट रैंक अफगानिस्तान का है। अब देखिए विश्व का पहला निजी अंतरिक्ष स्टेशन कौन सा है, तो इसका सही जवाब है हेवन 1। देखिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन, विश्व का पहला निजी अंतरिक्ष स्टेशन हेवन 1 होगा। इसका निर्माण वास्ट नाम की जो अमेरिकी निजी कंपनी है उसके द्वारा किया जा रहा है। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS, इसकी स्थापना जो है 1998 में किया गया था, 1998 में। और इसको इसके निर्माण में, इसको बनाने में नासा इसका योगदान था, रॉसकॉस्मोस, ESA और जाक्सा और साथ में CSA, इन पांचों के द्वारा जो है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को बनाया गया। नासा जो है अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, रॉसकॉस्मोस रसिया का है, ESA यूरोप का है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जाक्सा जो है जापान का है और CSA ये कनाडा का है। इन्हीं पांचों के द्वारा जो है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को तैयार किया गया था। अब इसमें कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रख लीजिए कि चीन के जो अंतरिक्ष स्टेशन का नाम है ये तियांगोंग है। चीन का जो अंतरिक्ष स्टेशन है ये है तियांगोंग। और भारत जो है 2035 तक अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन जो है स्थापित करने की योजना बना रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए बोर्ड ऑफ पीस का गठन किस उद्देश्य से किया गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा B, गाजा में शांति और अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान के लिए। देखिए गाजा में शांति और अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान इसका मकसद है बोर्ड ऑफ पीस का। तो बोर्ड ऑफ पीस का गठन अमेरिका के राष्ट्रपति 22 जनवरी 2026 को घोषित किए। इसका मुख्य उद्देश्य गाजा में शांति स्थापित करना और अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करना है। अमेरिका ने 60 देशों को आमंत्रित किया, 19 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए। देखिए आमंत्रण 60 देशों को दिया गया है लेकिन 19 देश इस पर हस्ताक्षर किए। भारत अभी तक इसमें शामिल नहीं हुआ। पहला सम्मेलन इसका जो है स्विट्जरलैंड में हुआ था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका जो सम्मेलन हुआ था स्विट्जरलैंड में ही हुआ था और 22 जनवरी 2026 को जो है बोर्ड ऑफ पीस घोषित किया गया था। तो ये सब डोनाल्ड ट्रंप का जो एक कह लीजिए कि कुछ भी कभी भी कुछ भी कर देने का जो एक तरीका है उसमें से एक है, जो कि बिल्कुल फेल ही रहा है अभी तक लगभग। अब देखिए उसके बाद दिसंबर 2025 के अंत तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 696.61 अरब डॉलर। देखिए दिया है कि दिसंबर 2025 के अंत तक RBI के पास विदेशी मुद्रा भंडार 696.61 अरब डॉलर था, 696.61 अरब डॉलर था। दिसंबर 2024 के तुलना में 56.33 अरब डॉलर की वृद्धि इसमें हुई है। नेक्स्ट देखिए सितंबर 2025 तक भारत का कुल बाह्य ऋण कितना था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 746 अरब डॉलर। देखिए सितंबर 2025 तक भारत का कुल बाह्य ऋण जो है 746 अरब डॉलर था, 746 अरब डॉलर। यह भारत की GDP का 19.2% है। उसके बाद देखिए नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 जो कि 2026 में जारी हुआ है, में शीर्ष 3 बड़े राज्य कौन से हैं, यानी कि नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया क्या निर्यात तैयारी सूचकांक। तो इसमें जो 3 राज्य है वो है B नंबर, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात। देखिए दिया हुआ है कि नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 और ये इसका चौथा संस्करण है। इसे 14 जनवरी 2026 को जारी किया गया और इसका 4 स्तंभ था। पहला निर्यात अवसंरचना, व्यापार पारितंत्र, नीति एवं शासन और निर्यात प्रदर्शन, इन्हीं 4 स्तंभों के आधार पर जो है इसका फैसला किया गया। तो राज्यों को जो है ना 3 श्रेणी में बांटा जाता है आमतौर पर।
एक अग्रणी श्रेणी जिसको लीडर बोलते हैं, चैलेंजर जो बीच वाला हुआ, और तीसरा आकांक्षी यानी एस्पायरर। यह आकांक्षी सबसे खराब स्थिति वाला राज्य हुआ और अग्रणी सबसे अच्छा स्थिति वाला राज्य। तो देखिए यहाँ पर ओवरऑल एवं बड़े राज्य दोनों में ओवरऑल की श्रेणी में फर्स्ट रैंक महाराष्ट्र का है और बड़े राज्यों के भी मामले में फर्स्ट रैंक महाराष्ट्र का ही है। इसके अलावा सेकेंड नंबर पर तमिलनाडु है और थर्ड नंबर पर गुजरात है। कुल निर्यात में इन तीनों राज्यों का 56% योगदान है, यानी कि भारत से जितना भी टोटल निर्यात होता है उसमें से आधा से काफ़ी ज़्यादा 56% योगदान बस इन्हीं 3 राज्यों का है। और छोटे राज्य पूर्वोत्तर और यूटी, ये एक अलग श्रेणी है। छोटा और नॉर्थ ईस्ट और यूटी जो भी है केंद्र शासित प्रदेश, उस मामले में फर्स्ट रैंक है उत्तराखंड का। और बिहार जो है आकांक्षी श्रेणी में 16वें स्थान पर है, यानी कि बिहार जो है एस्पायरर श्रेणी में है सबसे खराब वाले कैटेगरी में, और बिहार का स्थान इसमें है 16वां। और झारखंड जो है इसका स्थान है 17वां। जिनको जेपीएससी देना है तो आप इसको जरूर याद रखिए, झारखंड का जो रैंक है ये 17वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, एनएसओ के पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार 2025-26 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी है? यानी एनएसओ के पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार जो 2025-26 है उसमें भारत का जीडीपी वृद्धि दर कितना है? तो ये 7.4% है। ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है, इसलिए ये आपको याद जरूर रखना चाहिए। अब तो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रहा है यहाँ पर ईरान और वॉर की वजह से, लेकिन फिलहाल ये उस समय का काफ़ी हॉट टॉपिक था। तो एनएसओ के पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार 2025-26 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी रही? तो 7.4%। देखिए यहाँ पर दिया है कि एनएसओ के पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार 2025-26 में जीडीपी वृद्धि दर 7.4% रहने का अनुमान है। और उसके बाद देखिए प्राथमिक क्षेत्र का जो वृद्धि दर है ये 2.7% रहेगा, द्वितीयक क्षेत्र का 6.6% और तृतीयक क्षेत्र का 9.1% रहना है। उसके बाद देखिए उर्वरक उत्पादन में भारत की स्वदेशी खपत का प्रतिशत क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, यानी कि यूरिया का जो है 87% और एनपीके का 90% स्वदेशी खपत प्रतिशत। ठीक है, तो यानी कि हम लोग उर्वरक उत्पादन में भारत की स्वदेशी खपत प्रतिशत है यूरिया का 87% और एनपीके जो है एनपीके इसका 90%। तो देखिए यहाँ पर दिया है कि भारत उर्वरक उत्पादन में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। यूरिया खपत का 87% स्वदेशी उत्पादन से पूरा हो जाता है, यानी कि यूरिया हम लोग जितना भी खपत करते हैं उसका 87% जो है खुद भारत में उत्पादन हो जाता है। और एनपीके जो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास जो है उसके उत्पादन, उसका जो भी खपत हम लोग करते हैं उसका 90% जो है वो भारत में ही उत्पादन हो जाता है उसका। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। 2023 में 507.93 लाख टन उत्पादन हुआ था टोटल, 2024 में 509.57 लाख टन का, और 2025 में जो है 524.62 लाख टन उर्वरक का उत्पादन भारत में हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छा संकेत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये चिनाब नदी पर स्थित है। देखिए यहाँ पर दिया है कि दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी पर स्थित है। इसका संचालन राष्ट्रीय जल विद्युत निगम के द्वारा किया जा रहा है। एनआईए के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राकेश अग्रवाल। देखिए यहाँ पर दिया है कि एनआईए के नए महानिदेशक राकेश अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। बीजेपी के अभी अगला एक नियुक्ति देख लीजिए, बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी हाल फिलहाल में बने हैं, जो सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये है नितिन नवीन, जो कि बांकीपुर पटना से आते हैं। और ये जो बीजेपी का जो पहला अध्यक्ष बीजेपी के जो बने थे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ्को साहित्य पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो इफ्को साहित्य पुरस्कार 2025 जो है ये प्रदान किया गया है मैत्रेयी पुष्पा को। देखिए इफ्को साहित्य पुरस्कार 2025 मैत्रेयी पुष्पा को प्रदान किया गया। यह पुरस्कार केवल हिंदी भाषी लेखकों को दिया जाता है। 2011 में ये इफ्को साहित्य पुरस्कार इसको शुरू किया गया था। इफ्को जो है इफ्को युवा साहित्य सम्मान 2025 अंकिता जैन को उनकी पुस्तक ओहड़े किसान के लिए दिया गया। तो यहाँ पर 2 पुरस्कार है, इफ्को साहित्य पुरस्कार और इफ्को युवा साहित्य पुरस्कार। तो युवा वाला जो है ये अंकिता जैन को मिला है और नॉर्मल जो है वो मैत्रेयी पुष्पा को मिला है। तो मैत्रेयी पुष्पा और अंकिता जैन, इन दोनों का संबंध इफ्को साहित्य पुरस्कार से है। ठीक है, देखिए जनवरी 2026 के जो कुछ प्रमुख दिवस हैं इसको हम लोगों को जान लेना चाहिए। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। विश्व ब्रेल दिवस कब? 4 जनवरी को। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस, 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद की जयंती पर,
15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाते हैं, 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस। अब 26 जनवरी है तो गणतंत्र दिवस, 30 जनवरी शहीद दिवस मनाते हैं और साथ में कुष्ठ रोग निवारण दिवस भी इसी दिन मनाते हैं। तो शहीद दिवस महात्मा गांधी जी की शहादत दिवस की वजह से मनाते हैं और इसके अलावा कुष्ठ रोग निवारण दिवस भी हम लोग इसमें मनाते हैं 30 जनवरी को। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2026 का मुख्य अतिथि कौन थे। तो इससे पहले भी हम लोग देख चुके हैं, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि 10 से 14 जनवरी 2026 को गुजरात के अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज थे। ठीक है, मैं यहाँ पर एक करेक्शन करना चाहूँगा। 15 नंबर का जो क्वेश्चन आपको बताया गया था, इसके एक्सप्लेनेशन में यहाँ पर मिस्टेक से ये पॉइंट लिखा हुआ है कि गुजरात के गांधीनगर में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव में भाग लिए। तो ये गांधीनगर यहाँ पर नहीं होगा, ये हो जाएगा आपको अहमदाबाद। गुजरात का जो अहमदाबाद जगह है, यहाँ पर ही पतंग महोत्सव का आयोजन किया गया था। तो यहाँ पर जो है फ्रेडरिक मर्ज आए थे और अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव में भाग लिए थे। फिर से आ जाइए आप प्रश्न संख्या 30 पर। तो वही है कि अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2026 का मुख्य अतिथि जर्मनी के चांसलर जो है फ्रेडरिक मर्ज थे। तो इसमें यहाँ पर वही दिया है कि 10 से 14 जनवरी 2026 के बीच गुजरात के अहमदाबाद में जो है अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन किया गया। यही सही जवाब है, गांधीनगर इसका नहीं होगा। अब देखिए मुख्य अतिथि जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोवा का जो तीसरा जिला है अभी हाल फिलहाल में कौन सा घोषित किया गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कुशावती। देखिए दिया है कि गोवा सरकार ने उत्तरी गोवा और दक्षिणी गोवा के बाद तीसरा जिला कुशावती घोषित कर दिया। तो गोवा में अब 3 जिला हो गया है, पहला उत्तरी गोवा, दक्षिणी गोवा और कुशावती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व पुस्तक मेला 2026 का जो गेस्ट ऑफ ऑनर देश है ये कौन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कतर। देखिए यहाँ पर दिया है कि विश्व पुस्तक मेला 2026 नई दिल्ली में आयोजित हुआ। गेस्ट ऑफ ऑनर जो है ये कतर देश था और फोकस कंट्री जो है स्पेन था। याद रखिए कतर और स्पेन, कम से कम ये 2 याद रहेगा तो ऑप्शन में आप पकड़ सकते हैं। इसके अलावा और डिटेल में गेस्ट ऑफ ऑनर है कतर और फोकस कंट्री जो है स्पेन है। और थीम क्या था इस बार का, भारतीय सैन्य इतिहास शौर्य एवं प्रज्ञा 2000 @ 75, यानी कि भारतीय सैन्य इतिहास शौर्य एवं प्रज्ञा @75, ये इस बार का थीम था। अब देखिए इंडिया ओपन बैडमिंटन 2026 में पुरुष एकल विजेता कौन बने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए लिन चू ई, जो कि ताइवान के हैं। तो देखिए यहाँ पर है इंडिया ओपन बैडमिंटन 2026 नई दिल्ली में आयोजित हुआ। तो पुरुष एकल में विजेता थे लिन चू ई जो ताइवान के हैं और महिला एकल में विजेता आन से यंग जो कि दक्षिण कोरिया की हैं। तो लिन चू ई इसको याद रखिए और आन से यंग, और चूंकि ये इंडिया में हुआ है तो ये जरूर आपको याद रख लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच कौन बने हैं। तो भारतीय महिला हॉकी टीम, महिला हॉकी के कोच, तो ये सही जवाब इसका हो जाएगा ए सोड मारिन। तो देखिए यहाँ पर सोड मारिन को भारतीय महिला हॉकी टीम का नया कोच नियुक्त किया गया है और पुरुष हॉकी टीम के जो कोच हैं ये क्रेग फुलटन है, क्रेग फुलटन। तो याद रखिए पुरुष हॉकी टीम के कोच क्रेग फुलटन और महिला हॉकी टीम के कोच अब जो है सोड मारिन हो गए हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए भारत के 92 ग्रैंड मास्टर कौन बने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए आर्यन वार्ष्णे। देखिए दिल्ली के आर्यन वार्ष्णे ये 92 ग्रैंड मास्टर बन गए हैं और 91वां जो ग्रैंड मास्टर थे भारत में वो तमिलनाडु के इलमपार्थी और राहुल वीएस, ये दोनों संयुक्त रूप से, तमिलनाडु के इलमपार्थी और राहुल वीएस ये दोनों 91वां ग्रैंड मास्टर और 92वां अब हाल फिलहाल में आर्यन वार्ष्णे बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए थैलीसीमिया के लिए पहली ओरल दवा कौन सी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मिटापीवैट, यानी कि मिटापीवैट जो है ये किस रोग से संबंधित है। तो थैलीसीमिया से संबंधित है, ये ओरल दवा है। देखिए दिया है कि मिटापीवैट थैलीसीमिया पीड़ितों के लिए एनीमिया की पहली ओरल दवा मिटापीवैट को मंजूरी दी गई है। तो ठीक है, उसके बाद देखिए टैगाटोज ये क्या है। टैगाटोज टर्म जो है समाचार पत्र में रहा है, ये क्या है। तो ये जो है ए इसका सही जवाब हो जाएगा प्राकृतिक शर्करा जो सुक्रोज से 92% अधिक मीठा होता है। देखिए टैगाटोज जो है ना एक प्राकृतिक शर्करा है जो सुक्रोज जो टेबल शुगर होता है उससे 92% अधिक मीठा है।
सोच लीजिए, टैगाटोज। उसके बाद देखिए पखुंडी पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, यानी कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। देखिए यहाँ पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पखुंडी पोर्टल हाल फिलहाल में लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य महिलाओं के पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा और पुनर्वास की देखभाल करना है। तो पखुंडी पोर्टल किसी से जुड़ा हो गया, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। अब देखिए रूट बिल्ट रोग किस पौधे में लगता है, तो सही जवाब हो जाएगा नारियल। आपको सीधा पूछ देगा कि रूट बिल्ट रोग किस पौधे से जुड़ा है, तो नारियल से जुड़ा है। देखिए रूट बिल्ट रोग नारियल के पौधे में लगने वाला एक रोग है। यह फाइटोप्लाज्मा नामक बैक्टीरिया से होता है। तो फाइटोप्लाज्मा नामक बैक्टीरिया से कौन सा रोग होता है, रूट बिल्ट रोग, जो कि नारियल का है। अब देखिए गाय की 2 नई कृत्रिम नस्लें अभी हाल फिलहाल में लॉन्च की गई है, तो क्या नाम है उन दोनों का, तो ए हो जाएगा करण फ्राइज और वृंदावनी। देखिए यहाँ पर दिया कि केंद्र सरकार ने गाय की 2 नई कृत्रिम नस्लों को लॉन्च किया है, करण फ्राइज और वृंदावनी। ठीक है। भारत का पहला 3D प्रिंट स्वचालित मौसम स्टेशन अभी हाल फिलहाल में कहाँ स्थापित किया गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, नई दिल्ली। देखिए दिया है कि भारत का पहला 3D प्रिंट स्वचालित मौसम स्टेशन नई दिल्ली में स्थापित किया गया। इसका निर्माण IITM पुणे के द्वारा किया गया। ठीक है। उसके बाद देखिए भारत का सबसे बड़ा अंतर्देशीय रेनबो ट्राउट फार्म कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये स्थापित किया गया है ए, तेलंगाना में। देखिए दिया है कि मछली पालन के लिए भारत का सबसे बड़ा अंतर्देशीय रेनबो ट्राउट फार्म तेलंगाना में स्थापित अभी हाल फिलहाल में किया गया है। नेक्स्ट है दिल्ली सरकार ने किस वर्ष बीमारी को अधिसूचित बीमारी घोषित किया है, किस बीमारी को अधिसूचित बीमारी घोषित किया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा रेबीज। तो देखिए यहाँ पर दिल्ली सरकार ने रेबीज को अधिसूचित बीमारी का दर्जा दे दिया है। दिल्ली सरकार ने रेबीज को अधिसूचित बीमारी का दर्जा दिया है। दिल्ली में कुत्तों का बहुत ज़्यादा प्रकोप भी है। मैं खुद एक आध बार शिकार होते होते बचा, तो भाई दिल्ली सरकार में दिल्ली को जो है इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत थी भी। तो रेबीज जो है अधिसूचित बीमारी का दर्जा इसको प्रदान किया है। अब देखिए इंडस डर्मा ऐप किसके सहयोग से बनाया गया है, तो ये गूगल के सहयोग से बनाया गया है। देखिए दिया है कि इंडस डर्मा एक अग्रणी AI संचालित त्वचा विज्ञान एप्लीकेशन है, जिसे एम्स दिल्ली और गूगल के सहयोग से भारत भर में त्वचा की देखभाल तक पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। यह टूल त्वचा संबंधी समस्याओं का शीघ्र पता लगाने और उनके प्रबंधन में सहायता करने के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हाल ही में भारत में 2 नए रामसर स्थल जो है उसको घोषित किया गया है, तो इसका क्या नाम है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए ही है, छारी डांड जो कि गुजरात में है और पटना पक्षी अभ्यारण्य जो कि उत्तर प्रदेश में है। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है कि हाल ही में 2 नए रामसर स्थल घोषित किए गए। एक तो छारी टांड है जो कि गुजरात के कच्छ जिला में है, और पटना पक्षी अभ्यारण्य, ये छारी टांड गुजरात में और पटना पक्षी अभ्यारण्य जो है ये उत्तर प्रदेश में है। इसको आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा बिहार के पटना जिला से। ठीक है। तो पटना पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के एटा जिला में उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी अभ्यारण्य है। अब भारत में टोटल 98 रामसर स्थल हो गया है, तो इसको भूलना नहीं है। अब देखिए टाइलर पर्यावरण उपलब्धि पुरस्कार 2026 जो है किसको मिला है, तो ये टोबी केयर्स को मिला है, टाइलर पर्यावरण उपलब्धि पुरस्कार। देखिए यहाँ पर दिया है कि टाइलर पर्यावरण उपलब्धि पुरस्कार 2026 अमेरिकी जीव विज्ञानी टोबी केयर्स को माइकोराइजल नेटवर्क पर शोध करने के लिए दिया गया है। यह पर्यावरण संरक्षण का विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है। अब देखिए IREDA ने हाल फिलहाल में किस देश में अपना पहला विदेशी हरित ऊर्जा ऋण मंजूर किया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जाम्बिया। देखिए दिया कि भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड यानी कि इरेडा ने जाम्बिया देश में 100 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए $22.5 मिलियन का अपना पहला विदेशी हरित ऊर्जा ऋण को मंजूरी दिया है। तो ये जाम्बिया देश को आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप किस शहर को घोषित किया गया है, तो ये हो गया है लखनऊ। चलिए देखिए उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर लखनऊ शहर को घोषित किया गया है। विश्व की सबसे बड़ी हरित अमोनिया परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, काकीनाडा आंध्र प्रदेश। देखिए विश्व की सबसे बड़ी हरित अमोनिया परियोजना की आधारशिला आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में रखी गई है। वार्षिक उत्पादन लक्ष्य इसका 1.5 मिलियन टन रखा गया है। अब देखिए हाल फिलहाल में बिना डंक वाली मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पेरू। ठीक है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं है, तो डायरेक्ट ही आप याद रख लीजिए, बिना डंक वाली मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार अभी हाल फिलहाल में कौन देश दिया है, तो पेरू। चलिए अब बहुत जल्द खत्म हो जाएगा, ज़्यादा नहीं है कुछ, आप लोग थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए। 2025 विश्व का किस नंबर का सबसे गर्म लानिना वर्ष रहा, यानी कि साल 2025 जो है
विश्व में सबसे ज़्यादा गर्म वर्ष के मामले में किस नंबर का सबसे ज़्यादा लानिना गर्म वर्ष रहा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तीसरे नंबर का। देखिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन नहीं है तो आप लोग पीछे का कौन 2 वर्ष है उसको छोड़ दीजिए। 2025 तीसरे नंबर का सबसे ज़्यादा गर्म वर्ष रहा है, इसको बस आप याद रखिए। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर केरल का पहला तितली अभ्यारण्य कहाँ घोषित किया गया है? जो केरल राज्य है इसका पहला तितली अभ्यारण्य कहाँ घोषित किया गया? तो ये अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य में घोषित किया गया है। देखिए दिया है कि अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य कन्नूर जिला अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य कन्नूर जिला में है। इसको क्या किया गया है? केरल का पहला तितली अभ्यारण्य घोषित किया गया है, अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य। तो सीधा आपको पूछ दे अगर कि अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो केरल में है। और क्या किया गया? तो पहला ये तितली अभ्यारण्य इसको घोषित किया गया है। देखिए अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य को केरल का पहला तितली अभ्यारण्य घोषित किया गया है। यह 55 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है और 1984 ईस्वी में वन्यजीव अभ्यारण्य का दर्जा इसको मिला था। अब देखिए आईसीजी समुद्र प्रताप का शुभारंभ किसने किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में आईसीजी समुद्र प्रताप यानी भारत का पहला स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत है, इसका शुभारंभ हाल फिलहाल में भी किया है। 2024-25 में भारत का चावल उत्पादन कितना था और किस देश को पीछे छोड़ा? तो इसका सही जवाब ए हो जाएगा 150.18 मिलियन टन और चीन को पीछे छोड़ा। देखिए दिया हुआ है कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के अनुसार 2024-25 में भारत ने 150.18 मिलियन टन चावल का उत्पादन कर चीन को पीछे छोड़ दिया है और चावल के उत्पादन में अब विश्व में भारत का शीर्ष स्थान हो गया है। चलिए उसके बाद देखिए बाफ्टा पुरस्कार 2026 के लिए नामांकित मणिपुरी भाषा की फिल्म कौन सी है? तो ठीक है, बाफ्टा पुरस्कार 2026 के लिए नामांकित मणिपुरी भाषा की फिल्म कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बोंग। देखिए यहाँ पर दिया है कि बाफ्टा पुरस्कार 2026 के लिए मणिपुरी भाषा की फिल्म बोंग को सर्वश्रेष्ठ बाल एवं पारिवारिक फिल्म की श्रेणी में नामांकित किया गया है। उसके बाद देखिए इंदिरा गांधी शांति निःशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2025 किसे मिला है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ग्राका मासेल को। देखिए दिया है कि इंदिरा गांधी शांति निःशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2025 ग्राका मासेल को प्रदान किया गया। पुरस्कार के अंतर्गत 1 करोड़ की सहायता राशि दी जाती है। देखिए अजीत पवार की मृत्यु कब और किस घटना में हुई थी? इसको आप डेट को भी याद रख लीजिए तो अच्छा ही रहेगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी 28 जनवरी 2026 को मुंबई बारामती प्राइवेट जेट दुर्घटना ये था। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार 28 जनवरी 2026 को मुंबई से बारामती जा रहे थे। VSR वेंचर्स का जो प्राइवेट जेट था वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में अजीत पवार समेत कुल 5 लोगों की मृत्यु हुई, यानी कि टोटल 5 लोगों की मृत्यु हुई, जिसमें अजीत पवार जी भी एक थे। पायलट जो थे इसके कैप्टन सुमित कपूर थे और कैप्टन सांभवी पाठक, यही दोनों, सुमित कपूर और कैप्टन सांभवी पाठक थे इसके पायलट। अब देखिए इंस्पायर्ड गैम्बिट युद्धाभ्यास 2026 किसके बीच आयोजित किया गया? तो ये अमेरिका और पाकिस्तान के बीच किया गया। देखिए ये इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन चूंकि इस साल जो भी घटनाक्रम हुआ है उसकी वजह से ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बन जाता है, क्योंकि आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप और भारत के बीच थोड़ा सा जो है 36 का आंकड़ा हो गया है। तो वो भारत को चिढ़ाने के लिए हर वो मुमकिन प्रयास कर रहा है जिससे भारत को बुरा लगे। तो अभी हाल फिलहाल में इंस्पायर्ड गैम्बिट युद्धाभ्यास 2026 आयोजित हुआ है अमेरिका और पाकिस्तान के बीच। देखिए यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन, इंस्पायर्ड गैम्बिट युद्धाभ्यास 2026 अमेरिका और पाकिस्तान के बीच अभी हाल फिलहाल में आयोजित किया गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घोस्ट आई और मिडनाइट ट्रेन, ये जो 2 पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखा गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए अमिताभ घोष और मैट हैग के द्वारा। देखिए यहाँ पर पुस्तक है घोस्ट आई, इसके लेखक अमिताभ घोष हैं, और पुस्तक है मिडनाइट ट्रेन, इसके लेखक हैं मैट हैग। इसको जरूर आप याद रखिए, घोस्ट आई अमिताभ घोष और मिडनाइट ट्रेन मैट हैग। चलिए उसके बाद देखिए 28वें CSPOC सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए नई दिल्ली। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि इंडिया होस्टेड द 28th कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द कॉमनवेल्थ, यानी कि CSPOC का फुल फॉर्म है ये। CSPOC का फुल फॉर्म क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द कॉमनवेल्थ, यानी कि जो लोकसभा अध्यक्ष हैं उन सब से जुड़ा हुआ ये
सम्मेलन एक तरह से हो गया। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ द स्पीकर्स एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द कॉमनवेल्थ, नहीं, ये कॉमनवेल्थ से जुड़ा हुआ जो सम्मेलन है वो है, इन न्यू दिल्ली ये हुआ है फ्रॉम जनवरी 14 to 16 2026 एट द पार्लियामेंट हाउस प्रेमिसेस, इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। The event brought together 61 parliamentary leaders from 53 nations to discuss AI in legislatures, social media and security। यानी कि ये जो सम्मेलन आपको था CSPOC सम्मेलन, ये कॉमनवेल्थ से जुड़ा हुआ सम्मेलन था जो नई दिल्ली में हुआ है। ये 28वां सम्मेलन था और ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उद्घाटन किया गया। 53 देशों का जो राष्ट्र प्रतिनिधि थे इसमें शामिल हुए। चलिए, उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है भारतीय थल सेना दिवस 2026 का आधिकारिक विषय क्या था। भारतीय थल सेना दिवस, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, नेटवर्किंग और डेटा केंद्रितता का वर्ष। देखिए यहाँ पर ठीक है, तो भारतीय थल सेना दिवस 2026, इस बार जो थल सेना दिवस मनाया गया 2026 का 15 जनवरी को, तो उसका जो थीम क्या था, विषय ये था नेटवर्किंग और डेटा केंद्रितता का वर्ष। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया है ओरोबेंचे एजिप्टिका। ओरोबेंचे एजिप्टिका ये किस फसल पर लगने वाला परजीवी खरपतवार है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सरसों। देखिए यहाँ पर हाल ही में किस देश ने 66वां अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से बाहर निकलने 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से बाहर निकलने का फैसला किया है, तो ऑब्वियसली ये अमेरिका हो जाएगा। देखिए दिया है कि अमेरिका ने भारत के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA सहित 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से बाहर निकलने का भी हाल फिलहाल में फैसला कर लिया है। ब्रिटेन ने किस भारतवंशी बच्चे के नाम पर नई रोड सेफ्टी स्ट्रेटजी 2026 जारी किया है, तो ब्रिटेन के द्वारा जो है ना भारत का एक बच्चा है उसके नाम पर रोड सेफ्टी स्ट्रेटजी 2026 को जारी किया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या, देवनारायण। देखिए यहाँ पर दिया है कि ब्रिटेन ने एक भारतवंशी बच्चे देवनारायण के नाम पर नई रोड सेफ्टी स्ट्रेटजी 2026 जारी की। इसमें देव्स लॉ डाला गया है, यानी कि देव का लॉ, ये इस देवनारायण जो बच्चा है इसके नाम पर ये रोड सेफ्टी स्ट्रेटजी 2026 जारी किया गया। नेक्स्ट देखिए कि ब्लू फूड सिक्योरिटी शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, इजराइल। देखिए यहाँ पर दिया है कि इजराइल के इलाक में, देखिए 13 से 15 जनवरी 2026 के बीच ब्लू फूड सिक्योरिटी सी द फ्यूचर 2026 विषय पर दूसरा वैश्विक शिखर सम्मेलन इजराइल के इलाक में आयोजित हुआ। तो ब्लू फूड, इसको याद रखिए, ब्लू फूड सिक्योरिटी, तो ये इजराइल के इलाक में ये आयोजन हुआ है। नेक्स्ट देखिए, ब्रिटेन ने विशाल चीनी दूतावास के निर्माण की मंजूरी किस शहर में दी। अभी हाल फिलहाल में ब्रिटेन जो है ना चीनी दूतावास खोलने की मंजूरी दिया है चीन को, तो ये लंदन में ये दिया है इजाज़त। देखिए यहाँ पर दिया है कि ब्रिटेन ने लंदन में विशाल चीनी दूतावास के निर्माण की मंजूरी दी। नेक्स्ट देखिए, 18वीं भारत जापान रणनीतिक वार्ता किन मंत्रियों के बीच हुई है, तो ये एस जयशंकर और तोशिमित्सु मोतेगी इनके बीच हुआ है। तो देखिए एस जयशंकर और तोशिमित्सु मोतेगी के बीच ये हुआ है। यहाँ पर दिया है कि 18वीं भारत जापान रणनीतिक वार्ता जो है भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और जापान की जो विदेश मंत्री हैं तोशिमित्सु मोतेगी, इनके बीच संपन्न हुआ। नेक्स्ट देखिए, सक्सगाम घाटी किस क्षेत्र का हिस्सा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हुंजा गिलगिट क्षेत्र। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि सक्सगाम घाटी हुंजा गिलगिट क्षेत्र का हिस्सा है। सक्सगाम घाटी जो है ना ट्रांस काराकोरम क्षेत्र में, इसको ट्रांस काराकोरम क्षेत्र भी कहा जाता है, सियाचिन ग्लेशियर के उत्तर में ये स्थित है और 5180 वर्ग किलोमीटर का एक उच्च ऊंचाई वाला विरल आबादी वाला क्षेत्र है। यह विवादित क्षेत्र है जो भारत के लद्दाख क्षेत्र में आता है, लेकिन 1963 ईस्वी से पाकिस्तान से एक समझौते के बाद चीन जो है इसका प्रशासन संभालता है, जिसमें पाकिस्तान ने नियंत्रण छोड़ दिया था, जिसे भारत अवैध मानता है। यानी कि चीन के नियंत्रण में जो पाकिस्तान जो चीन को दे दिया था जो क्षेत्र, और अभी फ़िलहाल वो चीन के हिस्से में आता है, वही क्षेत्र सक्सगाम घाटी यहाँ पर है। तो क्वेश्चन आपको यही था कि सक्सगाम घाटी किस क्षेत्र का हिस्सा है, तो हुंजा गिलगिट क्षेत्र का। ठीक है, हुंजा गिलगिट क्षेत्र कहिए या ट्रांस काराकोरम क्षेत्र कहिए ये। उसके बाद देखिए डोनरो सिद्धांत, अभी हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है कि डोनरो डॉक्ट्रिन क्या है, तो ये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन, डोनरो सिद्धांत जो है 2026 के डोनरो डॉक्ट्रिन जो है 2026 इसके दौर की अमेरिकी विदेश नीति की एक अवधारणा है जो डोनाल्ड ट्रंप के दृष्टिकोण को 1823 के डोनरो सिद्धांत के साथ जोड़ती है। ठीक है, और पश्चिमी गोलार्ध और वैश्विक स्तर पर अमेरिकी वर्चस्व पर जोर देती है। यह अंतर्राष्ट्रीय कानून पर अमेरिकी राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देने के लिए सैन्य बल, आर्थिक प्रतिबंधों और रणनीतिक प्रभाव का उपयोग करती है। यानी ये जो डोनरो सिद्धांत है ना, ये अमेरिका की वर्चस्वता को पूरे विश्व में फैलाया जाए
इससे जुड़ा हुआ है और ये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दृष्टिकोण को एक तरह से सामने रखता है। उसके बाद देखिए डार्थ वेडर सुपरबग क्या है। डार्थ वेडर सुपरबग तो ये विशाल समुद्री कीड़ा है। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया है। डार्थ वेडर सुपरबग एक प्रकार का जो है विशाल समुद्री कीड़ा है जो हाल ही में दक्षिणी चीन सागर के स्प्रेटली द्वीप समूह के पास ठंडे पानी में पाया गया है। तो दक्षिणी चीन सागर जो है साउथ चाइना सी, वहाँ पर एक आइलैंड ग्रुप है स्प्रेटली द्वीप समूह के पास ठंडे पानी में ये पाया जाने वाला एक सुपरबग है, डार्थ वेडर सुपरबग, और जो विशाल समुद्री कीड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 83वां अभी हाल फिलहाल में 83वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जो है ये आयोजित हुआ है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2026। इसका आयोजन 11 जनवरी 2026 को हुआ था। तो ये आप ऐसे ही याद रख लीजिए, ये क्वेश्चन नहीं है कि अभी हाल फिलहाल में गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जो दिया गया है 83rd, तो इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार ड्रामा श्रेणी में हेमनेट को दिया गया है और सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है म्यूजिकल और कॉमेडी श्रेणी में वन बैटल आफ्टर अनदर को दिया गया है। तो यहाँ पर दो मूवी आपको याद रखना है, हेमनेट और वन बैटल आफ्टर अनदर। देखिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी दो श्रेणी में है, अभिनेता जो ड्रामा में वैगनर मोरा, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता म्यूजिकल कॉमेडी में टिमोथी चालमेट को दिया गया है। तो वैगनर मोरा और टिमोथी चालमेट ये अभिनेता हो गए। अभिनेत्री का पुरस्कार ड्रामा श्रेणी में जेसी बकले को दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जेसी बकले, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री म्यूजिकल कॉमेडी सीरीज में रोज बर्न को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जो है पॉल थॉमस एंडरसन को मिला है, पॉल थॉमस एंडरसन को वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए। तो हम लोग क्या देखें 83वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म हेमनेट और म्यूजिकल सीरीज में वन बैटल आफ्टर अनदर, दोनों हेमनेट और वन बैटल आफ्टर अनदर। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता वैगनर मोरा और टिमोथी चालमेट, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जेसी बकले रोज बर्न, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो है पॉल थॉमसन एंडरसन वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए। और ये संभवतः लास्ट है इस सीरीज का, इस पार्ट का। देखिए कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य अभी हाल फिलहाल में चर्चा में रहा है। तो कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? राजस्थान में। और यही केंद्र सरकार ने राजस्थान की अरावली पर्वतमाला के सबसे नाजुक पारिस्थितिकी तंत्रों में से एक स्थित कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य के आसपास 0 से 1 किलोमीटर तक का जो फैला जैव विविधता से समृद्ध क्षेत्र है उसको पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया है, यानी कि ESZ इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया गया है, पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित कर दिया है कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को। तो आपको बस यही पूछ सकता है कि कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य से संबंधित है? तो राजस्थान से संबंधित है। तो चलिए इस तरह से हम लोग इस पूरे पार्ट को कंप्लीट किए। मार्च मंथ का जो प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन है वो काफ़ी अच्छे तरीके से कवर हुआ, कोई क्वेश्चन छूटा नहीं है, ना आपके इम्पोर्टेंट किसी भी तरह के किसी भी क्वेश्चन को जरा भी उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है। आप लोग इसको ज़रूर देखिए, एक बार दो बार आपका जो भी एग्जाम है उससे 1 या 2 बार कम से कम अगर आप देख लेते हैं तो ऑप्शन लाइक स्थिति निश्चित रूप से आपकी हो जाएगी। और जो बच्चे बिल्कुल तैयारी नहीं कर पाए हैं करंट अफेयर्स का या कर भी लिए हैं तो एक रिविज़न चाहते हैं तो इसको आप ज़रूर अपने एक बार आप टाइम निकालिए, 2x पर ही देखिए, लेकिन देखिए ज़रूर और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। धन्यवाद।